हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह एनाटॉमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी बाय योगी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डायबिटीज़ और इंसुलिन के बारे में जाना था कि डायबिटीज़ क्या होती है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, डायबिटीज़ और इंसुलिन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने आउटलाइन को एक्सप्रेस किया था। आज हम इसी वीडियो लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए पैंक्रिया के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि पैंक्रिया इसकी स्ट्रक्चर 4 पार्ट्स में डिवाइड की गई है और पैंक्रिया जो है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड्स का काम करता है। एक्सोक्राइन जिसमें डक्ट किसी कंटेंट को डक्ट में छोड़ा जाता है और एंडोक्राइन विदाउट डक्ट डायरेक्टली केमिकल जो है वो सर्कुलेशन में चला जाए। तो एंडोक्राइन जो है वो डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में किसी केमिकल का जाना कहलाता है और एक्सोक्राइन फंक्शन जिसमें किसी केमिकल को डक्ट की सहायता से ब्लड पहले सर्कुलेशन में भेजा जाता है, उसको हम एक्सोक्राइन फंक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ पैंक्रिया की, तो पैंक्रिया में पैंक्रियाटिक डक्ट्स पाई जाती हैं जो कि ड्यूडेनम में खुलती हैं। पैंक्रियाटिक डक्ट्स जो कि ड्यूडेनम में खुलती हैं। दिस इज अ पैंक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाटिक डक्ट जो कि डायरेक्टली ड्यूडेनम इंटेस्टाइन का पार्ट होता है इसमें खुलती है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट के चारों तरफ एसिनर सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? एसिनर सेल्स। ये एसिनर सेल्स अपना सीक्रेशन इस डक्ट में डालती हैं और इस डक्ट के थ्रू ये सीक्रेशन जो है आपके ड्यूडेनम में पहुंचता है। बेसिकली ये एसिनर सेल्स जो हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज करती हैं। क्या करती हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स और बाइकार्बोनेट। डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड बाइकार्बोनेट्स ये सीक्रेट करती हैं और ड्यूडेनम के अंदर रिलीज करती हैं। ओके, तो ये एसिनर सेल्स क्या है? ये एसिनर सेल्स ऑफ पैंक्रिया। ये एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पैंक्रिया का। इसमें क्या होगा, जैसे ही किस डाइट जो है वो हमने खाने के बाद वो स्टोमक में पहुंचती है। स्टोमक में पहुंचने के बाद वो ड्यूडेनम में आता है डाइट। तो जो स्टोमक में कंटेंट है, स्टोमक का कंटेंट क्या होता है? HCl। अब ये HCl जो है एसिडिक नेचर का होता है। तो ये जो एसिनर सेल्स हैं बाइकार्बोनेट रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से HCl जो स्टोमक के अंदर प्रेजेंट है, ये स्टोमक के अंदर HCl जो प्रेजेंट है डाइट के साथ ड्यूडेनम के अंदर आ सकता है। तो उस वजह से ये एसिनर सेल्स क्या करती हैं? बाइकार्बोनेट रिलीज करती हैं और बाइकार्बोनेट HCO3, ये बाइकार्बोनेट जो है इस एसिड कंटेंट को जो डाइट के साथ आया है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं, क्योंकि आपको पता है बाइकार्बोनेट एल्कलाइन नेचर का होता है। तो इस तरह से डाइट का जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, यहाँ pH मेंटेन की जाती है। इसके साथ साथ कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम एसिनर सेल्स रिलीज कर रही हैं जो डाइट को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये तो हो गया पैंक्रिया का एक्सोक्राइन फंक्शन। अगर मैं बात करूं पैंक्रिया का एंडोक्राइन फंक्शन, क्योंकि दिस इज इम्पोर्टेंट फंक्शन,
तो जो एंडोक्राइन फंक्शन है बेसिकली मेंटेन किया जाता है आइसोलेट सेल्स, पैंक्रियाटिक आइसोलेट सेल्स या आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, जिनको हम आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बोल सकते हैं या पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स। तो ये पैंक्रियाटिक आइसोलेट्स जो हैं एक स्मॉल स्ट्रक्चर होती हैं जो कि टेल पार्ट में, पैंक्रिया के टेल पार्ट में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं जो कि पैंक्रिया के टेल पार्ट्स में ज़्यादा पाई जाती हैं। ओके, तो ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस this is the cluster of different cells. This is the cluster of different cells. ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है अलग अलग सेल्स से मिलके बनता है, एक क्लस्टर होता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि ये आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस अल्फा सेल, अल्फा सेल या ए सेल इसके अंदर पाई जाती है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर। ओके, इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर बी सेल और बीटा सेल्स भी पाई जाती हैं, बी सेल या बीटा सेल। इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर डी सेल या डेल्टा सेल्स भी पाई जाती हैं। इस आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर एफ सेल, पीपी सेल और एप्सिलॉन सेल तीनों एक ही हैं भी पाई जाती हैं। तो ये 4 सेल से मिलकर बना हुआ होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस। ओके, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस 4 सेल से मिलकर बना हुआ होता है। प्रीडोमिनेंटली बी सेल 70% बी सेल्स पाई जाती हैं। जैसे कि अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है लैंगरहैंस का जो मास है। जैसे एक इंटरनेशनल बुक के अंदर जो लैंगरहैंस सेल का जो मास है वो 70% बी सेल, 20% ए सेल, 3 to 5% डेल्टा और डी सेल और लेस देन 1% आपका पीपी सेल या एप्सिलॉन सेल पाई जाती हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हैं लैंगरहैंस को बनाते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँ कि ए सेल्स जो है वो कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? ग्लूकागोन। ये 29 अमीनो एसिड कंटेनिंग कंपाउंड होता है और जाना जाता है इंसुलिन के सीक्रेशन के इंक्रीज करने के लिए। इंसुलिन का सीक्रेशन इंक्रीज होता है और इंसुलिन का सीक्रेशन इंक्रीज होता है, इसके साथ साथ हंगर इंक्रीज होती है। अगर मैं बात करूं बी सेल की, तो बी सेल जो है 4 तरह के कंपोनेंट रखता है और रिलीज करता है, जैसे प्रो इंसुलिन और इंसुलिन, सी पेप्टाइड और एमाइलिन। प्रो इंसुलिन आपको पता है 86 अमीनो एसिड का बना हुआ होता है, इंसुलिन 51 अमीनो एसिड, सी पेप्टाइड 35 अमीनो एसिड, एमाइलिन 37 अमीनो एसिड। तो ये 4 कंपोनेंट
अलग अलग अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे प्रो इंसुलिन 86 अमीनो एसिड रखता है, इंसुलिन 51 अमीनो एसिड रखता है, सी पेप्टाइड 35, एमाइलिन 37। ठीक है। इंसुलिन का जो काम है वो है हंगर को सप्रेस करना, भूख को कम करना, इसके साथ साथ ग्लूकागॉन को भी डिक्रीज करना। ग्लूकागॉन को कम करना, सप्रेस करना हंगर को, ये इंसुलिन का काम होता है। ठीक है। इसका मतलब है कि फूड इनटेक जो है वो कम हो जाएगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज एनर्जी एक्सपेंडिचर एनर्जी का बढ़ जाएगा। इसी तरह से एमाइलिन की अगर मैं बात करूं तो ये ग्लूकागॉन को सप्रेस करता है और हेल्प करता है हंगर को सप्रेस करने में। ठीक है। तो एमाइलिन मॉड्यूलेट करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लेवल को। डी सेल की अगर मैं बात करूं तो डी सेल जो है सोमेटोस्टेटिन को रिलीज करती है। सोमेटोस्टेटिन ये हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन। ये हार्मोन ये भी मॉड्यूलेशन का काम करता है इंसुलिन और ग्लूकागॉन के लिए। जैसे सप्रेस करता है इंसुलिन को और ग्लूकागॉन को। ग्लूकागॉन और इंसुलिन जो हार्मोन है वो दोनों के दोनों ही सोमेटोस्टेटिन के द्वारा सप्रेस किए जाते हैं। बेसिकली सोमेटोस्टेटिन जो है इसकी दो एक्टिव आइसोफॉर्म होती हैं। एक एक्टिव आइसोफॉर्म में 40 एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है और दूसरी एक्टिव आइसोफॉर्म जो है वो 28 एमिनो एसिड से बनी हुई होती है। एक्टिव आइसोफॉर्म्स ऑफ सोमेटोस्टेटिन। ठीक है। अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूं तो ये बहुत ही, या पीपी सेल की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही जो नंबर हैं इसके वो बहुत ही कम होते हैं, कम पाए जाते हैं। 1%, लेस देन 1% कंटेंट जो है इन ये सेल पाई जाती हैं एप्सिलॉन। और ग्रेलिन हार्मोन को ये रिलीज़ करती है। एप्सिलॉन सेल ग्रेलिन हार्मोन को रिलीज़ करती हैं और जानी जाती हैं ग्रोथ हार्मोन के लेवल को बढ़ाने के लिए। जब ये ग्रेलिन रिलीज होता है तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ ये थर्मोजेनेसिस, मतलब कि हंगर के लिए, क्योंकि ये हंगर हार्मोन है, इसको हम हंगर हार्मोन भी बोलते हैं। ये जब हमें भूख लगती है उस टाइम रिलीज होता है, इसलिए इसे हम हंगर हार्मोन बोलते हैं। और ये भूख को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। हमारे ब्रेन के अंदर पीओएमसी न्यूरॉन्स जो हैं ये एक्टिवेट होते हैं। ये न्यूरॉन्स जो हैं हाइपोथैलेमस एरिया में पाए जाते हैं और ये एक्टिवेट होते हैं। और जब ये एक्टिवेट होते हैं तो क्या होता है, ये न्यूरोपेप्टाइड वाई और अगोटिन रिलेटेड जीन जो हैं इनका लेवल बढ़ा देता है, इनको रिलीज़ करता है और इनका एक्सप्रेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमें भूख लगती है। इंक्रीज हंगर। तो इन न्यूरोपेप्टाइड वाई और अगोटिन रिलेटेड जीन जो हैं
पीओएमसी के एक्टिवेशन की वजह से, ये न्यूरॉन है जो हाइपोथैलेमिक एरिया में पाए जाते हैं, इनके एक्टिवेशन की वजह से इनका लेवल बढ़ता है और हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए हम इनको हंगर हार्मोन भी कहते हैं। लेकिन ये जो सेल्स हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में, कम परसेंटेज में अवेलेबल होती हैं पैंक्रिया के अंदर, ठीक है। तो ये 4 सेल का जो मास है वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है। इंटरनेशनल बुक, एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक है, उसके अंदर जो परसेंटेज है इन सेल्स का वो 20, 70, 3 to 5% और लेस देन 1% दे रखा है। और इनके कुछ बेसिक स्ट्रक्चर और इनकी